बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व के स्लोप पे बात करने जा रहे हैं। जिस तरह पीपीएफ का स्लोप जो था वो शो करता था किसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, यस और नो। अब सवाल है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या शो कर रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उस टर्म का नाम लिखने जा रहा हूं मैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं MRS XY। जब पहले मैं लिख दूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X for Y, actually we are substituting good X for good Y. In short, it is called MRS XY. ये टर्म पढ़ी आपने, देखी किसी ने आप में से इससे डेटा एक्सप्रेस? जवाब दें, रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप सबका प्लीज। व्हाट इज MRS XY? जवाब दें। द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है किसकी, ऑफ गुड Y, the quantity of good Y which consumer is willing to sacrifice. The quantity of good Y which consumer is willing to sacrifice per unit of good X gained so that his, या so that consumers, या कंज्यूमर पर लिख चुका हूं ना, so that his total utility, his total utility or satisfaction remains unchanged। ठीक है जी, so that his total utility or satisfaction remains unchanged, that is consumer remains on the same indifference curve। ठीक है जी,
तो मतलब क्या है, गुड एक्स के एक यूनिट को हासिल करने के लिए जितनी हम गुड वाई की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए क्या है, विलिंग है, इस चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिस चीज को हम पीपीएफ में क्या बोल रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी चीज को हम इंडिफरेंस कर्व में क्या बोल रहे हैं बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास, फॉर्मूला वही है, क्योंकि स्लोप निकालना ना बेसिकली मैथमेटिकली, तो ये स्लोप है ना, रेट ऑफ चेंज है। आप बोलेंगे एम आर एस एक्स फॉर वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि हम जानते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय व्हाट, x2 माइनस x1। यस और नो? रिस्पॉन्स करो बेटा, रिस्पॉन्स करो। मतलब चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, x का एक यूनिट बढ़ाने से y में कितने यूनिट से क्या आ रही है, कमी वाकया हो रही है। x के एक यूनिट को बढ़ाने के लिए y के कितने यूनिट्स को आप सेक्रीफाइस करने के लिए क्या है, विलिंग है। इस चीज को यह नाम दिया गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस और नो? अच्छा, उसके बाद we have to sacrifice that much quantity of good y which can be compensated by the utility of x which we will gain। ठीक है जी बेटा, ये तो बड़ा कमाल कर दिया हुनैन। क्या पिछली क्लास में मैंने बार बार इस बात के ऊपर फोकस नहीं किया कि पीपीएफ और इसमें क्या फर्क है? हाँ भाई, बाकी लोग, बाकी अवाम क्या कर रहे हैं बताइए जरा हुनैन को। बेटा मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में इस बात को समझाया था कि पीपीएफ और इसमें फर्क है, इस फर्क को आप मिक्स मत कीजिएगा, और क्या फर्क है इसको भी सबसे पहला बयान किया था। बेटा आपको याद है या आपने वो क्लास नहीं ली हुनैन? बेटा तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें हमेशा y की उतनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी होगी जितनी क्वांटिटी हम x का एक यूनिट गेन करके, मतलब यानी उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी। मतलब y की जितनी क्वांटिटी सेक्रीफाई करके, y की जितनी क्वांटिटी सेक्रीफाई करके हमारी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। एग्जैक्टली x की उतनी क्वांटिटी ही गेन करके हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब यानी कि टोटल यूटिलिटी रिमेन्स अनचेंज। मतलब क्योंकि ये जो सेक्रीफाइस है ये विलिंगनेस के लिहाज से, तो जितनी x की इंपॉर्टेंस होगी उतनी हम y की क्वांटिटी क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। तो जितनी y की क्वांटिटी की मार्जिनल यूटिलिटी होगी
एग्जैक्टली उतनी ही x की क्वांटिटी की मार्जिनल लिक्विडिटी होगी। तो मतलब y की क्वांटिटी सेक्रीफाई करने से y की मार्जिनल लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन उतनी ही गेन हो गई। कैसे? x की क्वांटिटी गेन करने से हमारी x की मार्जिनल लिक्विडिटी में क्या हुआ, इजाफा हो गया। यानी एज अ रिजल्ट टोटल यूटिलिटी रिमेन्स व्हाट, अनचेंज। क्या ये बातें होने बेटा शुरू में नहीं हुई हमारी? याद करो बेटा। हाउ टू एक्सप्रेस यूटिलिटी, हम यूटिलिटी एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, जो रिप्लेसमेंट है किसका, यूटिलिटी टेबल का। हम एक गुड को हासिल करने के लिए जितनी दूसरी गुड की क्वांटिटी सैक्रिफाइस करने के लिए क्या होते हैं, विलिंग होते हैं। अब हम उस तरीके से क्या करते हैं, यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। और वहां पर जो, क्योंकि पीपीएफ के अंदर जो है वो रिसोर्सेज की एलोकेशन है, पीपीएफ एबिलिटी शो कर रहा है बेटा। पीपीएफ इज एबिलिटी एंड इंडिफरेंस का इज व्हाट, विलिंगनेस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड विलिंगनेस, है ना। तो ये सारी बातें हमने पहले ही कर दी हैं शुरू में, अगर आपको याद हो। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें इसके ऊपर आगे, तो हम उसका टेबल बना लेते हैं। बनाया था इससे पहले टेबल हमने, अगर आपको याद हो, इंडिफरेंस शेड्यूल बनाया था हमने इससे पहले। कॉम्बिनेशंस, गुड एक्स, गुड वाई। अब क्या निकाल रहा हूं मैं, एमआरएस, एक्स फॉर वाई। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन ए आ गया, कॉम्बिनेशन बी आ गया, कॉम्बिनेशन सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया। याद होगा आपको बेटा? याद करो कुछ, याद है या भूल चुके? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 और यहाँ लिखता है मैं 70, मैं अब एक नया शेड्यूल बना देता हूँ, थोड़ा सा फर्क कर देता हूँ। बाकी आप पिछले शेड्यूल का भी एमआरएस निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 50, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 3, देन मैंने लिखा 35, फिर लिखा मैंने 4, ट्वेंटी टू, फिर लिखा मैंने 5, 12, फिर लिखा मैंने 6, यहाँ पे आ गया 6, सो ऑन। ठीक है जी, तो इसका डायग्राम बन जाएगा, आप जानते हैं। लेकिन मेनली मुझे निकालना है एमआरएस, मतलब एमआरएस क्या है, कितनी क्वांटिटी में सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ। तो मतलब ऑब्वियसली जो स्लोप निकलता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होते हुए निकलता है। जब हम ए से बी पे मूव कर रहे हैं, तो ए से बी पे मूव करते हुए हम क्या कर रहे हैं,
एक्स को बढ़ा रहे हैं कितने से, 1 यूनिट से, और एक्स को बढ़ाने के लिए हमें वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा जल्दी जल्दी, अब इतना टाइम नहीं है, अब आपको क्विक जवाब देना पड़ेगा बेटा। सब बताइए कितने, 20, इसका मतलब क्या हुआ, 20:1, यानी मतलब 20:1 का मतलब क्या हुआ, एक्स का 1 यूनिट गेन करने के लिए हम वाई के 20 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है या एबल है। मेनली यहाँ पर बात हो रही है किस पर, विलिंगनेस के ऊपर। कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे एक्चुअली वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई की प्राइसेस पर। तो अभी तो प्राइसेस की बात हो ही नहीं रही ना बेटा, यहाँ तो अभी बात हो रही है किस चीज के ऊपर, कि आप एक्स का 1 यूनिट हासिल करने के लिए क्या पे करने, क्या कितनी कुर्बानी देने के लिए क्या है तैयार। अच्छा जी, जब आप कॉम्बिनेशन बी से कहाँ मूव करते हैं बेटा, सी पर, तो एक्स में 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है, यस और नो, जवाब दें। लेकिन इस एक इजाफी यूनिट को गेन करने के लिए आप वाई की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाई करने के लिए मिलेंगे, 15। आप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हैं, ये आप सब जानते हैं, स्लोप या रेट ऑफ चेंज जिसको हम बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है यहाँ पर। अच्छा भाई, हम कॉम्बिनेशन सी से कहां पर आ गए बेटा, कॉम्बिनेशन डी पर आ गए। बताइए, x का 1 यूनिट गेन करने के लिए हम y की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए मिलेंगे, 13। फिर मजीद 1 यूनिट गेन करने के लिए हम कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए मिलेंगे, 10। फिर एक और यूनिट गेन करने के लिए हम कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाई करने के लिए मिलेंगे, जवाब दीजिएगा, 6। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम एक बिहेवियर देख रहे हैं कंज्यूमर का। वो बिहेवियर क्या है कि जैसे जैसे एक्स की क्वांटिटी हम गेन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक्स को हासिल करने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करने की हमारी विलिंगनेस पहले से कम होती चली जा रही है। वी आर विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस क्वांटिटी ऑफ वाई देन बिफोर, यस और नो। और ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे जैसे एक्स के स्टॉक में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। और जैसे जैसे एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, तो हम एक्स को हासिल करने के लिए वाई की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं, वो पहले से हर बार क्या है, कम है। यानी एक्स को गेन करके हर बार एक्स की इंपॉर्टेंस में क्या आ रही है, कमी आ रही है। एक्स का स्टॉक बढ़ रहा है और वाई का स्टॉक कम हो रहा है, तो वाई की इंपॉर्टेंस में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। वाई हमारे हमें अब मतलब यानी हम अब वाई को ज्यादा बचाना चाह रहे हैं, सेक्रीफाइस कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वाई का स्टॉक कम हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे नजदीक क्या हो रही है, बढ़ रही है, यस और नो, जवाब दें। तो मैं सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, डिस्कशन वाले स्टाइल में बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इसकी बेसिक मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर इस आप में से कोई इसकी बेसिक भूल चुका है तो बराए मेहरबानी वो फिर वो लेक्चर रिवाइज कर ले लाजमी। तो मेरा स्टाइल अभी डिस्कशन वाला इसलिए है कि भाई मैं अभी उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जिनकी बेसिक मैं बना चुका हूँ। आप मुझे बता दीजिए यस और नो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम इस शेड्यूल के जरिए, और डायग्राम चाहे तो बना देंगे, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनेगा, फिल वक्त तो डायग्राम यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम एक बात समझ जा रहे हैं, वो समझने वाली बात क्या था देखिएगा। हम एक स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक नया लॉ ले आया, नया नहीं मतलब लॉ तो वही पुराना है, बस नाम नया आ गया उसके ऊपर, और बताने का अंदाज क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जवाब दें बेटा, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्स प्लीज। आप सबके रिस्पॉन्स का मुंतजिर हूं मैं। ठीक है जी। अब ये लॉ क्या कहता है? एज अ कंज्यूमर substitutes more and more units, as a consumer substitutes more and more units of X, of good X, for good Y। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? तब्दील कर देना, रिप्लेसमेंट, है ना? ऐसे ही मतलब होना इस बात का। आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, देखो समझेगा बात को। सब्स्टिट्यूट लफ्ज समझा दूं मैं आपको पहले जरा, अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही हो तो। शायद पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, मुझे याद नहीं आ रहा बहरहाल, लेकिन यहाँ पर ये वाली एग्जांपल बनती है तो इसलिए दे रहा हूँ। भाई ये क्या लग रहा है आपको बज़ाहिर? ये आपको क्या दिख रहा है जो ड्राइंग मैंने बनाई है? जैसे भी है, कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा इससे कि क्या बना दिया मैंने। हाँ, फुटबॉल ग्राउंड बना दिया, बेहतरीन बात। तो एक टीम का एक प्लेयर ग्राउंड के अंदर है, ठीक है, और एक प्लेयर ग्राउंड से बाहर है। तो अब क्या होगा अगर ये प्लेयर, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये अनफिट हो जाता है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो इसको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा और इसके बदले इसको ग्राउंड में लाया जाएगा। तो जो बाहर गया है ये ग्राउंड से आउट हुआ है, और ये जो बंदा अंदर आया ये सब्स्टिट्यूट है। जो अंदर आया है वो सब्स्टिट्यूट है किसका? बाहर जाने वाले का। तो इसका मतलब क्या है? जो पर्सन ग्राउंड में दाखिल हुआ है वो सब्स्टिट्यूट है किसका? उस शख्स का। उस शख्स का नेमुल बदल है जो ग्राउंड से क्या हुआ है? बाहर हुआ है। तो हम एक्स को हासिल कर रहे हैं वाई को सेक्रीफाइस करके, मतलब हम गुड एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर व्हाट? गुड वाई। यस और नो? बड़ी आसान सी बात है। तो अब बोलता है एज अ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। जैसे जैसे कंज्यूमर गुड एक्स सब्स्टिट्यूट करेगा फॉर व्हाट? गुड वाई। एज अ कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। As a consumer substitutes more and more units of good X for good Y, तो उसका क्या बिहेवियर दिखाई देगा? जवाब दें। He will be willing, he will be willing to sacrifice less Y, he will be willing to sacrifice less Y than before। तो क्या देखेंगे हम उसका बिहेवियर? कि वो हमेशा Y की पहले से कम क्वांटिटी सैक्रिफाइस करने के लिए क्या होगा? विलिंग होगा। फॉर ईच एक्स्ट्रा unit of good X obtained
तो फिर वो x के हर आने वाले यूनिट के लिए y की पहले से कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग होगा। ये बिहेवियर हमें दिखाई देगा, ये बिहेवियर हमें दिखाई देगा, यस और नो। और ऐसा वो क्यों करेगा? टू कीप हिज टोटल सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट, ठीक है। सो as to so as to remain on the same IC मतलब इंडिफरेंस कर्व। सो एज टू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। क्यों? अगर आप सेम इंडिफरेंस कर्व में हैं तो आपका टोटल यूटिलिटी लेवल या टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? हर कॉम्बिनेशन पे एक बराबर है। आपके लिए हर कॉम्बिनेशन एक जैसा है सेटिस्फेक्शन के लिहाज से, then it means that you are indifferent towards all these combination, hence it is called indifference curve। ये सारी बातें पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह कवर कर दी गई हैं। बता दीजिए यस और नो। तो पेपर में सवाल आता है, उस सवाल का जवाब भी हम इधर ही कवर करना चाह रहे हैं इसी टॉपिक में, लेकिन अगर आपसे वो सवाल अलग से पूछा जाए तो आप उसका जवाब अलग से देंगे, ठीक है। और फिर एक बात, फिर वही बात रिपीट करूंगा, जब भी आपसे पेपर में सवाल होगा जैसे व्हाट इज पीपीएफ, तो इस तरह पीपीएफ की डेफिनेशन बगैर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अधूरी है। इस तरह बेटा इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन भी बगैर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अधूरी है। तो अब जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी उसमें हमने उस वक्त मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का तस्करा नहीं किया था, अब हम कर चुके हैं। तो जब भी एग्जामिनेशन में आप इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन देंगे, आप एमआरएस को जरूर बताएंगे कि the slope of indifference curve at any point represents diminishing marginal rate of substitution. It is the rate at which consumer is willing to substitute good X for good Y. As the consumer substitutes more and more units of good X for good Y, he will be willing to sacrifice less Y than before for each extra unit of good X obtained, so as to remain on the same indifference curve. तो जब ये बातें लिखी जाएंगी तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे पूरे मार्क्स। फिर हम परेशान होंगे कि भाई सब कुछ तो लिखा हमने फिर भी हमारे मार्क्स सही नहीं आ रहे, और मार्क्स तो नहीं आने चाहिए, वैसे भी आप जानते हैं मार्क्स तो आने नहीं चाहिए ना एग्जाम में, यही ख्वाहिश है ना हमारी। मार्क्स आना तो नुकसानदेह बात है, ये बात तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो जिस तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के लिए बेटा पीपीएफ के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट था, इस तरह वैसे ही इंडिफरेंस कर्व के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बगैर उसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो ऊपर जो डेफिनेशन आपको बताई गई है उसके अंदर आपको एक इजाफा और करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल सके। इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें, ऐसा ही है। अब पेपर में एक सवाल आ चुका है पास पेपर में, वो क्या है? वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बताइए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है कोई इस क्लास में जवाब देने वाला? वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जिस तरह पीपीएफ क्या था? कॉनकेव टू द ओरिजिन था। इस तरीके से बताइए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स शेप दिखा हुआ ना आपने, पीपीएफ का शेप कॉनकेव था, ओरिजिन से बाहर की तरफ था, और ये कॉन्वेक्स है ओरिजिन की तरफ है। तो वाई पीपीएफ वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कोई जवाब दे सकता है आप में से इस चीज का? वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। Why indifference curve is convex to the origin?
जवाब दें भाई। आपको कौन वाई पीपीएफ इज कॉनकेव टू द ओरिजिन का मैंने जवाब दिया था। अब मुझे जवाब चाहिए वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस बात का जवाब चाहिए। रिस्पॉन्स है बेटा, आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। चले एक काम ये करते हैं, आपको सोचने का टाइम देते हैं। आप इसका जवाब तैयार करके आइए, तो कल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहीं से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप सोचिए, इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। इस बहाने आप पढ़ाई से दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन आपने बोला सर ने छुट्टी दी, अब मजे करो, है ना। तो वो छुट्टी मिलती है, हम मजे करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं भाई कोई टेंशन नहीं है, कोई पढ़ाई नामी चीज ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा काम करके ना, जरा स्टडी डेस्क पढ़े जरा। अब मैं सारे सवाल आपसे अगली क्लास में करता हूँ। सारा निजाम तबाह हो गया 2 दिन के अंदर, क्या बात है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ तक स्टॉप करूंगा। बात तो कर लेता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करते हैं दोबारा से। अब आपकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी चाहिए, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।